हेलो गाइस। आपको पता होगा कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है इस समय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, राइट। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक तरह की तो होती नहीं है। हम सभी तरह की मोटरों पे बात करेंगे और जो आज हम बात कर रहे हैं वो है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। मिला जुला नाम है, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब यहाँ पे इसके आगे लग गया कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। पहले मैं इसका आपको दे दूं इंट्रोडक्शन। ये मोटर आपने अधिकांश इसी मोटर का इस्तेमाल होता है हमारे चारों तरफ, फैमिली में, इंडस्ट्रीज में, सब में ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती है अगर सिंगल फेज की बात आती है तो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर क्या है? एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। अब हम जाने कैसे? देखिए, सबसे आसान तरीका है कि जो हमारे घरों में यूज होती है, सीलिंग फैन, टेबल फैन, या वॉशिंग मशीन, या फिर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, पानी की मोटर, सब में यही मोटर होती है। पहचान क्या है? इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है। अब थोड़ा ध्यान दो, आपके पंखे में भी लगा हुआ है कैपेसिटर, एक सेल सा लगा होता है जिसे लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। कंडेंसर सही शब्द नहीं है, बेसिकली ये कैपेसिटर होता है। बताऊंगा कंडेंसर क्यों बोलते हैं इसको। कई जगह कंडेंसर की तरह काम करता है, लेकिन हम बाद में बात करेंगे कभी इस पे। तो ये क्या है? हमारी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ये बहुत प्रचलित है, हर जगह इसी का इस्तेमाल होता है। अब ये मैं इसके कुछ खास बता दूं। एक तो इसके मेन पार्ट देखो आप, जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जो मेन पार्ट्स हैं। एक तो होता है इसके अंदर स्क्वायरल केज रोटर, जो हमारा थ्री फेज में भी होता है। जितनी भी इंडक्शन मोटर्स होती हैं, इंडक्शन मोटर में भी, ठीक है, उन सब में स्क्वायरल केज रोटर ही होता है। बाउंड रोटर भी होते हैं, वो सिंक्रोनस स्पीड वाली मोटर होती हैं, या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती हैं, उनमें स्क्वायरल केज रोटर नहीं होता। धीरे धीरे आप सब सीखने लगेंगे, क्योंकि जो भी दिमाग में आता है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी स्क्वायरल केज रोटर होता है लगा हुआ, ये बीच में रोटर है, और थ्री फेज में भी लगा होता है। या मैं ये कहूँ, जितनी भी एसी मोटर्स हैं, कुछ मोटर को छोड़ के सब में स्क्वायरल केज रोटर ही लगा होता है एसी मोटर में, ठीक है। अब नंबर 2 पे आता है स्टार्टिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलो इसको, या स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलो। इसी वाइंडिंग से हमारे किसी भी मोटर को टॉर्क मिलता है। टॉर्क मतलब वो बटन दबाते ही घूमने लगती है, ठीक है, और स्पीड से घूमती है। और तीसरे नंबर पे आता है मेन और रनिंग वाइंडिंग, जो मुख्यतः बाइंडिंग होती है, या कॉइल भी बोलते हैं हम इसे लोगों को। तो ये देखो, इसमें एक होती है दूसरे नंबर पे मेन बाइंडिंग या रनिंग बाइंडिंग, एक ही बात है। रनिंग बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं कि ये कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होती, लगी रहती है। हालांकि इसमें स्टार्टिंग कॉइल भी लगी रहती है, ये भी डिस्कनेक्ट नहीं होती। और स्टार्टिंग कॉइल के सीरीज में, ध्यान देना है मेरी बात पे, कनेक्शन बहुत मायने करता है। स्टार्टिंग बाइंडिंग के या स्टार्टिंग कॉइल के सीरीज में ये लगा रहता है एक कैपेसिटर, और ये होती है हमारी रनिंग वाइंडिंग, या फिर रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं इसको, या फिर मेन वाइंडिंग। अच्छा, इनको हम पहचानेंगे कैसे? देखो, आप बिना मोटर खोले भी पहचान सकते हैं। अब वो कैसे पहचानेंगे? तो वो जो रनिंग वाइंडिंग होती है हमारी, या मेन वाइंडिंग, ये मोटे तार से और नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल में होते हैं, कभी आपने देखा होगा, मैंने भी डाली वीडियो एक कॉइल बनाती हुई, तो देखना उसे। तो जो कॉइल बनती है वो नंबर ऑफ टर्न्स तो कम रहते हैं, पर मोटे तार की होती है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि रेजिस्टेंस कम है उस कॉइल का, ठीक है। तो मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर आप सीरीज लैंप लगा के चेक करें उसे, तो उसमें बल्ब ज्यादा जलेगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो उसमें है ही नहीं, कम रेजिस्टेंस है, इसलिए उसे पूरे वोल्टेज मिलेंगे और वो बल्ब ज्यादा जलेगा, तेज जलेगा मतलब। इसका अपोजिट जो स्टार्टिंग कॉइल है हमारी, या ऑक्सिलरी कॉइल है, इसमें अगर लगाएंगे बल्ब, तो इसमें बल्ब थोड़ा डिम जलेगा, धीरे जलेगा। होगी पहचान? क्योंकि जो स्टार्टिंग कॉइल है
इसके नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा होते ही हैं, लेकिन इसका तार भी पतला होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं आर से, और ये प्रोपोर्शनल किससे होता है आपको तो पता होगा। अब तो 1/A के, यानी कि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का, यानी वायर की मोटाई ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। तो इसीलिए ऊपर वाली कॉइल में जो रनिंग कॉइल है, तार मोटा है तो रेजिस्टेंस कम है, यानी ये जो है इसका वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया वो ज्यादा है। इसके मुकाबले स्टार्टिंग कॉइल में तार पतला होता है और नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कहें अगर हम, यानी कि वायर की लंबाई, ये एक बना हुआ है, मैं इसे L कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर जितना ज्यादा लंबा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मालूम है आपको, क्योंकि जब ट्रांसमिशन लाइन में दूर से जब किसी शहर में जाती है बिजली, तो आपको पता है बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अगर यहाँ 11 kV आती है तो वहां पे 11 kV से ज्यादा वोल्टेज दी जाती है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप लंबाई पे डिपेंड करता है, सीधा प्रोपोर्शनल होता है, और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा कम ही मिलती है, वो मार्जिन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए ये फार्मूला की लंबाई भी ज्यादा है इसकी स्टार्टिंग कॉइल की, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम है, तो दोनों चीजें अपोजिट हो गई, यानी रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया। लंबाई बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इसका रेजिस्टेंस कम होता है। अब जब हम इसे सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट, ये एसी का सिंबल बनाया है मैंने, तो सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे आके करंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, और यही तो हम चाह रहे थे। तो यही तो हम चाह रहे थे, फेज शिफ्टिंग। 3 फेज में तो कोई जरूरत ही नहीं होती है सपन्ने की, उसमें तीनों फेज होते हैं, और तीनों फेज अपने अपने इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री पे वो शिफ्ट होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिकली बन जाता है। मगर सिंगल फेज है, इसलिए ये सब करना पड़ता है, कैपिटल लगाना पड़ता है, या इसकी स्प्लिट बाइंडिंग करनी पड़ती है, तो ये दो बाइंडिंगों में तोड़ दी जाती है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और कई बार इसके सीरीज में एक्चुअल में रेजिस्टेंस लगाना पड़ जाता है, क्योंकि हमें इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है, ताकि फेज एक दूसरे से कुछ डिग्री पे, 90 डिग्री तो खैर नहीं, लेकिन कुछ डिग्री पे है, 90 के आसपास जो भी हमें एंगल मिले वो शिफ्ट होनी चाहिए, ताकि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो और हमारा ये रोटर घूमे। ठीक है, अब आते हैं हम चौथा चौथा पॉइंट है हमारा कैपेसिटर। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, इस मोटर के अंदर कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, कैपेसिटर भी परमानेंट लगा रहता है, ये कॉइल भी लगी रहती है, यानी कि कैपेसिटर में क्या होता है, इसका पावर फैक्टर बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल लोड है सर्किट पे, वो भी हमारा कम हो जाता है कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि पावर फैक्टर अच्छा मिल रहा है हमें, है ना। इस तरीके से जो है इसमें जो इसकी इफिशियंसी है मोटर की, वो भी बढ़ जाती है, और जो यूजर है उसके लिए बिजली का बिल भी कम आता है। तो ये कैपेसिटर हमेशा लगा रहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। नाम देख करके मत चौंकना, ये ऑर्डिनरी मोटर है बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने देखी है दाएं बाएं जो आपको बता चुका हूं मैं, सारी सिंपल मोटर है, इसमें कैपेसिटर लगा रहता है। हम बात करेंगे आगे, और भी मोटर होती है, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है ना। इस तरीके से और भी बहुत सारी मोटर होती है, उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके, ताकि आपको ये आसानी से याद भी रहे। तो बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इंतजार करें, तब तक के लिए नमस्कार।